Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो करण साहब, आज एक बड़ी विचित्र स्थिति हुई यूनाइटेड नेशंस में, और वहाँ पर एक यूक्रेन के समर्थन में एक रेजोल्यूशन लाया गया, मेरे ख्याल से किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ से, और उसको रशिया ने भी अपोज किया और यूएसए ने भी अपोज किया। यानी यूएसए और रशिया एक साथ आ गए और चाइना और इंडिया एब्सटेन हो गए। यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो 4 पावर्स हैं, वो चारों के चारों यूक्रेन से अलग, और रशिया और यूएस एक साथ। उससे भी बड़ी घटना सिक्योरिटी काउंसिल में होती है। सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए का एक रेजोल्यूशन था यूक्रेन के संबंध में, और उसको रशिया ने तो वीटो किया, और खुद के मूव किए हुए रेजोल्यूशन पे यूएसए एब्सटेन कर गया। तो मुझे तो साहब ये तो किसिंजर मोमेंट लग रहा है, जिसमें वो चाइना जाके और उसने रशिया को आइसोलेट किया था। यहाँ तो कौन कौन आइसोलेट हो रहा है? यूरोप आइसोलेट हो रहा है, चाइना आइसोलेट हो रहा है, और भारत की बल्ले बल्ले हो रही। नमस्कार सर, नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को। सर, हिस्ट्री रिपीट होती है ना फिर। तो अभी ड्यू है, जो कुछ किया उसका, चाहे उल्टी डायरेक्शन में हो चाहे उसके ही बिल्डअप हो, देखते हैं। तो इस आज ये जो हुआ कल, इनफैक्ट 10-12 घंटे हो गए अब, इसमें जो यूएन में हुआ है सर, इसको हम थोड़ा सा अगर कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वी ऑल नो कि ये तीसरी एनिवर्सरी थी लड़ाई की, और लेकिन जैसे ट्रम्प साहब पावर में आए, उन्हें पुतिन को कॉल लगाई और उसमें जेलेंस्की साहब को उन्होंने कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, जो कि आजकल फैसिलिटी है सर। आज से 30 साल पहले शायद ना लेता तो चलता। तो तभी आईब्रोज रेज हुई थी कि भाई यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हो, यूक्रेन का जो, जैसे अपने जयशंकर साहब उक्रेन, तो उक्रेन के प्रेसिडेंट को तो आपने दिए ही नहीं, जो आपका कल तक अपना गोद में ले रखा था छोड़ दिया। फिर अभी जो सऊदी अरबिया में जो रियाद में मीटिंग हुई सर, उसमें भी आप देखिए तो यूएस एंड रशियंस वर टॉकिंग। ना तो कोई यूरोपियन यूनियन से आया, ना उक्रेन से कोई आया। तो एक बिल्टअप जो एक कॉन्टेक्स्ट जो है, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया सर, कि एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर या नई अलाइनमेंट्स की को दर्शाता है। तो जनरल असेंबली में क्या हुआ सर, 193 मेंबर्स हैं, जैसे हम सबको पता है। तो उसमें यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ने एक साझा रेजोल्यूशन, जॉइंट रेजोल्यूशन टेबल किया था, जिसमें कहा था कि फुल स्केल इन्वेजन हो गया और ग्लोबल स्टेबिलिटी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया, और अभी जल्दी जल्दी डीएस्केलेट कर दो, जल्दी खत्म करो और पीसफुली रिजॉल्व करो। और सबसे पहले उसमें लास्ट पॉइंट जो बहुत रशिया को चिढ़ थी, उसमें यह था कि रशिया को एकदम से वापस अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के पिछले की तरफ, अपनी तरफ चले जाना चाहिए। तो इसमें फिर अमेंडमेंट्स हुई। जब वो रेजोल्यूशन डालता है सर, और उस पर डिस्कशन होती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट होता है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। तो जब अमेंडमेंट्स इतने होने लगे तो यूएस चिढ़ गया, बिकॉज यूएस का जो अपना एक उसमें एक रेजोल्यूशन डाला था, जिसमें यूएस ने यह कहा था कि ओके, बहुत बर्बादी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, इसको जल्दी खत्म करना चाहिए, और जो लोग मर गए हैं, जिनकी लॉस ऑफ लाइफ हुआ, उसका उनको बड़ा अफसोस है। लेकिन यूएस ने 2 चीजें उसमें नहीं बोली, एक रशिया को अग्रेसर नहीं बोला, और यूक्रेन को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, जो हर देश का सोवरेनिटी जो हक है, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया। तो जब फ्रांस इसके पीछे उठा, फ्रांस ने कहा नहीं, इसमें फुल स्केल इन्वेजन लिखो, इसमें रशिया को अग्रेसर दिखाओ, तो यूएस ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो यूएस, और वैसे भी फ्रांस है, आपको पता ही है सर, यूएस का, टर्की और फ्रांस नेटो के 2 मेंबर्स हैं, जो यूएस के साथ खटपट चलता रहता है वैसे भी। तो इन्होंने फिर उसके टाइम पे यूएस ने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया। रेजोल्यूशन पास हो गया सर 93, क्योंकि उसमें पूरा यूरोपियन यूनियन तो पास हो गया। G7 में यूएस को, Not that it matters much. इट डजंट मैटर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल यही चीज अमेरिकन जो वहां पे रैप है, उसने शी आल्सो सेड दैट कि कितनी लड़ाइयां रोक ली यूएन रेजोल्यूशंस ने, कुछ नहीं होता। और पिछले 3 साल में कितनी रेजोल्यूशंस हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो मूड पॉइंट है, जिससे आपने डिस्कशन शुरू की, कि ठीक है, रेजोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन दुनिया किस तरफ जा रही है और अलाइनमेंट्स क्या हो रही हैं, और जिसको लूज हम बोलते हैं चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसकी तरफ है कि बहुत ज्यादा इशारा करता है। मजे की बात यह है सर कि ये जो 93 कंट्रीज जिन्होंने इसके सपोर्ट में वोट किया, उसमें तो यूजुअल वो G7 और यूरोपियन तो थे ही थे। नेपाल, मालदीव और म्यांमार भी उस पर जाके यूरोपियन के साथ खड़े हो गए, और जिन्होंने अपोज किया
उसमें लाइक आपने कहा यूएस है, रशिया है, फिर यूजुअल इजराइल है, बेलारूस, हंगरी और कुछ अफ्रीकन है। एब्सटेन करने वालों में हमारे साथ पूरा ब्रिक्स लेस रशिया, बिकॉज रशिया ने उसको अपोज किया। अपोज जो किया। वाले में ब्रिक्स कंट्री साइड पे खड़ी होगी सर, सऊदीज, पूरे का पूरा वेस्ट एशिया, एंड हमारा प्यारा हीरा मंडी, पंडा मंडी और श्रीलंका, ये भी एब्सटेन कर गए। तो एक बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना, एक माहौल सा बना हुआ है। 68 ने एब्सटेन किया, 60 68 ने एब्सटेन किया सर, 65 ने, 65 65, ने, ओके। 93, 18 एंड 65। तो जो यूएस ने जो किया था ना सर, जो अपना राइवल रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें भी 93 उसके, लेकिन एब्सटेन करने वाले ज्यादा बढ़ गए, 73, उसमें अगेंस्ट वाले सिर्फ 8 थे। इंडिया ने उसमें भी एब्सटेन किया। लेकिन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसकी आपने की, जिसमें हमें पता है कि 15 मेंबर्स होते हैं सर, 5 तो परमानेंट है वीटो वाले, और 10 में आई थिंक इस टाइम ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है 10 में। तो जब वहां पे यूएस ने सिमिलर काइंड, नॉट सेम, सिमिलर काइंड रेजोल्यूशन वहां रखा, तो वहां 10 और 5 की मेजोरिटी से वो पास हो गया, बिकॉज पूरे यूरोपियन कंट्री जो थी उन्होंने उसका बाइकआउट किया। और जब उन्होंने उसको बोला कि हम इसको भी अमेंडमेंट करेंगे, जैसे फ्रांस ने असेंबली में किया था कि रशिया को अग्रेसर बोलो, रशिया को फुल स्केल इन्वेजन बोलो, तो उसको रशिया ने वीटो कर दिया। तो दोनों दोनों यूएनएससी का जो हुआ है वो यूएस की मर्जी पे हुआ है, और असेंबली में जो हुआ, जनरल हाँ, असेंबली में लेकिन हुआ यूएस ने उसमें भी एब्सटेन किया। नहीं, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने एब्सटेन नहीं किया सर, नहीं रशिया से नहीं, वीटो उसमें करवाया। यही आया था कि यूएस ने उसमें भी एब्सटेन किया, नहीं खुद का नहीं, मूव किया हुआ और खुद ने वो एब्सटेन किया। वो जनरल असेंबली में से जो राइवल रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें एब्सटेन किया खुद ही। जो यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन का जो आया था रेजोल्यूशन, उसके अमेंडमेंट्स जब हुई, तो अमेरिका ने एक राइवल रेजोल्यूशन असेंबली में डाला, जनरल असेंबली में, नॉट इन सिक्योरिटी काउंसिल, और वहां पे खुद जब उसको भी उन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की, बिकॉज मेजोरिटी उनकी थी, तो फिर एब्सटेन कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में तो मैच फिक्स था सर, रशिया ने जो जो बोलता गया उसको छक्का मार मार के वीटो करके, डिफाइन लेग के ऊपर छक्का आउट, और बचे 16 में 15 में से 10, तो 10 के 10 के साथ वो पास हो गया, उसमें यूएन वोटेड। तो ओवरऑल ये लग रहा है सर, पिछले 3 साल तक जब से यूक्रेन में लड़ाई चली, तो यूएस ने हमेशा रशिया के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया। लास्ट वोटिंग हुई थी उसमें 140 कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट वोट दिया था, आज वो 93 पे आ गए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आप 47 मेंबर्स जो कि फेंस के उधर थे, सिर्फ यूएस का मुंह उधर करने से 46 और उसकी कंट्रीज के साथ आगे इस तरफ बैठ गई। और एब्सटेनेंस, जैसे आपने कहा कि हर देश का अपने रीजन है, और उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि दे आर प्रो रशिया और प्रो यूक्रेन, दे समवेयर। इंडिया तो शुरू से न्यूट्रल रहा, तो कोई फर्क नहीं। बट हाँ, ये ओवरऑल जो ग्लोबल अलाइनमेंट है सर, ये उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अभी आने वाला समय बताएगा सर फाइनली ऊँट किस करवट बैठता है, बट चीजें बदल रही हैं, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज समथिंग आई थिंक जो हमें टेक अवे लगता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे तो ये है कि हमने शायद पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि भाई, कि कॉमन सेंस और लॉजिक, ये दोनों ये डिक्टेट करते हैं कि भाई रशिया और यूएस जो है वो, या यूएस जो है वो रशिया से एनिमिटी लेने के बजाय वो फोकस करे चाइना पे। और रशिया से एनिमिटी लेके वो चाइना को फ्री पास देता है, लेकिन उसका रीज़न दूसरा था। उसका रीज़न ये था कि वहाँ का जो रूलिंग लेफ्टिस्ट कबाल था वो पूरा का पूरा इन्वेस्टेड था चाइना पे। उसने अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स और सब वो कर रखे थे चाइना के हिसाब से, और उनका जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा था वो भी उसी से ज़्यादा चलता था। लेकिन ट्रंप ने आके उसको पलट दिया है। तो अगर यूएस और रशिया मिल जाएंगे तो ये वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जाएगा? सर इसकी बिल्कुल आपने सही याद है सर आपको कि हमने इसके बारे में बात की है। उस टाइम हम बात पहले करते थे कि रशिया, इंडिया, चाइना, ईरान एक्सिस, जिसमें ऑफ कोर्स चाइना का जो रोल है उसके कारण वो एक्सिस कभी पावरफुल बन नहीं सका। मिलिटरली अमेरिका के खिलाफ रशिया खड़ा था, और इकोनॉमिक के एंगल से देखेंगे तो चाइना खड़ा था। इसलिए आई थिंक एक पॉडकास्ट में ये भी बात की थी कि अमेरिकन जब देखते हैं ईस्ट की तरफ, तो उनको रशिया और चाइना एक जैसे दिखते हैं, और ये जो जब तक इकट्ठे हैं तो बुड्ढे और लाठी वाली बात है सर। तो इनकी पावर है, अगर इनको अलग कर दिया जाए। तो जब पहले रूमर्स आई थी सर कि ट्रंप को जिताने में रशिया का हाथ है, और रशिया, ट्रंप और पुतिन की
दोस्ती यारी कह लीजिए, कंफर्टेबल सबको पता था, तो ये एक्सपेक्टेड था। और स्पेशली जब ऊपर नॉर्थ पोल के आसपास जब बर्फ का पिघलने, आर्कटिक सर्कल में वो डेवलपमेंट शुरू हुई, और वहां पे अमेरिकन की वीकनेस है कि उनके पास सिर्फ 3 आइस ब्रेकर्स हैं और रशिया के पास 65 आइस ब्रेकर्स हैं। इतना बड़ा डिफरेंशियल है वहां पे। और वो एक ऐसा रीजन है जिसको आप आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते फॉरएवर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बैठा कुछ किया, वो अभी वो टाइम नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो अमेरिका को करना है। और आई थिंक ये बहुत एक सेंसिबल ऑप्शन अमेरिका ने ली कि ठीक है, रशिया जब अपने आप को खुद ही 90s में कहता था कि यार हमें नाटो में मिला लो, काम खत्म करो, तो एक उसी को आप कह सकते हैं कि एक उसके ऊपर बिल्डअप करके इन्होंने आई थिंक डिसाइड किया कि ओके लेट्स शेक हैंड्स। तो जो बड़ा डेवल है जिसको सिर्फ अमेरिका से खतरा होना, हमें इंडिया को खतरा है, उसको सारे सारे पड़ोसी उसके परेशान, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक आइलैंड, ताइवान। तो आई थिंक अगर दुनिया को, वही मैं आई थिंक पिछले आपके उसमें कहा था कि हम ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं सर, जहाँ तो हम वर्ल्ड वार में घुसेंगे, तो जहाँ हम एक लास्टिंग पीस, अगर ये कुछ हो जाता है, जो अलाइनमेंट जो चल रही है अगर बैठ गई, तो फिर चाइना को बहुत पावरफुल काउंटर मिलेगा। और चाइना जो आंखें दिखाता है वो नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज के उसके जितने ये कॉरिडोर बन रहे थे, जितने ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव थे, सारे के सारे कोलैप्स हो गए हैं प्रैक्टिकली। और अगर ऐसा होता है और ये अलाइनमेंट बदल जाती है सर, और पूरा वेस्ट एशिया अगर आगे फिर खड़ा है इनके साथ, तो फिर ईरान एक गुंडा है, मैं 2 ही फ्लैश पॉइंट बचते हैं, फिर एक ईरान का है, एक ताइवान का है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तो हम बिल्कुल ही एक 10-15 साल का एक पीसफुल एरा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ फिर सीधे ही वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज में बीच में कुछ दिख नहीं रहा सर, बिकॉज ये 2 जो स्पॉयलर्स हैं। क्योंकि चाइना जब कॉर्नर होगा सर, जो कि हो रहा है, प्लस वो अंदर से वीक है, तो ऐसे में जो डिक्टेटर्स होते हैं सर, वो एक सेंसिबल डिसीजन नहीं लेते जल्दी। हिस्ट्री ने हमें यही सिखाया है कि वो फिर एक उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू, विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है, खुद तो मरते हैं, फिर और लोगों को मरवा के साथ में जाते हैं। तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है सर।